अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक नया शो आया है जिसका नाम है फॉल आउट। और रिसेंटली आए जितने भी शोज़ हैं बेसिकली 2024 के जो भी शोज़ हैं उसमें मेरे हिसाब से ये बेस्ट शो होने वाला है। वैसे तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम भी नेटफ्लिक्स पर एक शो आया था साइ-फाई, लेकिन जितनी अच्छी शुरुआत थी उतना अच्छा एंड नहीं हो पाया था उस शो का। लेकिन फॉलआउट के सारे एपिसोड्स देख चुकी हूँ मैं सीज़न 1 के। और मैं कहूँगी कि धमाकेदार शो है ये। इसे बनाने वाले हैं मतलब प्रोड्यूस करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन के भाई यानी जोनाथन नोलन, साथ ही लीज़ा जॉय जो उनकी पार्टनर हैं। इन दोनों ने साथ में मिलकर पहले वेस्ट वर्ल्ड भी बनाया था और वो शो भी अपने आप में कह सकते हैं कि उम्दा किस्म का है। और फॉलआउट के साथ भी यही बात है, मैं बिल्कुल इस शो को रिकमेंड कर रही हूँ आपको देखने के लिए, अगर आपको साइ-फाई शोज़ में इंटरेस्ट है, ये कहानियाँ देखने में अच्छा लगता है तो। फॉलआउट एक वीडियो गेम पर बेस्ड है और इसके शुरू के 3 एपिसोड जोनाथन नोलन ने खुद डायरेक्ट किए हैं। इसके अलावा बथेस्दा गेम स्टूडियोज़ के प्रोड्यूसर टॉम हावर्ड जो हैं, जिन्होंने इस सीरीज़ के कई गेम्स डिज़ाइन किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, वो भी जोनाथन नोलन और लीज़ा जॉय के साथ इस शो में बतौर एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर शामिल हैं। तो पहले एपिसोड की कहानी से शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड का नाम है द एंड। 23 अक्टूबर 2077 की दोपहर है। लॉस एंजलिस में एक जगह पर बर्थडे पार्टी चल रही है जहां पर एक्टर कूपर हावर्ड मौजूद हैं। वो कुछ बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं और इनके हाव भाव से और बातचीत से समझ में आ रहा है कि एक वक्त ये बड़े स्टार थे, लेकिन अब इनका बुरा वक्त चल रहा है। यहाँ पार्टी में मौजूद लोगों को ये नहीं पता कि उनका भी बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। इससे पहले हमने देखा था कि पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास फॉल आउट शेल्टर था, जिसके अंदर वो खुद को बचाने के लिए चले गए थे और हर किसी का वहाँ जाना अलाउड नहीं था। साथ ही कूपर अपनी बेटी जेनी को लेकर एक घोड़े पर सवार होता है और इस जगह से भागता है। 219 साल बाद बहुत सारे लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं। इन अंडरग्राउंड कॉलोनीज को वॉल्ट्स कहा जाता है। यहाँ लोगों की बातचीत से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद अमेरिकन सोसाइटी को इन वॉल्ट्स के जरिए प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। अब हम मिलते हैं अपनी लीड प्रोटैगनिस्ट से जिनका नाम है लूसी मैक्लेन। ये एक वॉल्ट ड्वेलर हैं और जिस वॉल्ट में ये रहती हैं उसका नंबर है 33। ये एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अच्छी बेटी हैं। हमें पता चलता है कि इनकी शादी होने वाली है दूसरे वॉल्ट के किसी शख्स से। वॉल्ट 32 से कोई आने वाला है। साथ ही इस बात का भी अंदाजा होता है कि इन वॉल्ट्स के अपने कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल काउंसिल हैं। और अगर किसी को शादी करनी है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें इस काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। वॉल्ट 32 से लोग आते हैं। वहीं लूसी का छोटा भाई नॉम थोड़ा शक्की मिजाज का है। उसे वॉल्ट 32 से आई बारात पर भरोसा नहीं हो रहा। वो सोचता है कि उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जब वो वॉल्ट 32 में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये पूरी तरह से तबाह है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ कुछ लाशें हैं जिनकी हालत बिगड़ी हुई है। कुछ वक्त बाद ही वॉल्ट 32 से आए जो लोग हैं वो वॉल्ट 33 के लोगों को मारने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वॉल्ट में जो लोग रहते हैं उनके हाथ पर एक तरह की मशीन, एक तरह की घड़ी है जो काफ़ी साइज़ में बड़ी है। इसे पिप बॉय कहते हैं। तो लूसी के हाथ में जो पिप बॉय है उससे रेडिएशन का हाई लेवल डिटेक्ट होता है। उसे समझ में आता है कि ये जो लोग आए हैं वॉल्ट 32 से, ये एक्चुअली रेडर्स हैं, डाकू हैं, जो एक्चुअली वॉल्ट से बिलोंग करते ही नहीं, ये सरफेस से आए हैं, यानी ऊपरी दुनिया से। मॉन्टी अचानक से अग्रेसिवली बिहेव करने लगता है और लूसी को अटैक करता है और उसको चाकू भी मार देता है। लूसी काफ़ी ज़ख्मी है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपने नए-नए हस्बैंड का काम तमाम कर देती है और ख़ुद को बचा लेती है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसने खुद को एक इंजेक्शन लगाया है जिसे यहाँ पर सब स्टिम्पैक कहते हैं। मुझे पता चला कि ये जो गेम है फॉलआउट उसके अंदर भी स्टिम्पैक का काफ़ी इस्तेमाल होता है और प्लेयर अपनी जान बचाने के लिए, अपना खून रोकने के लिए या उसको अगर कभी गोली लगती है तो उससे निपटने के लिए स्टिम्पैक का यूज़ करता है खुद को हील करने के लिए। तो इस शो में भी स्टिम्पैक को दिखाया गया है जिसकी काफ़ी वैल्यू है। इसके बाद लूसी के अंदर जब दोबारा से एनर्जी आ जाती है, वो हील हो जाती है,
तो वो मेन रिसेप्शन एरिया की तरफ दौड़ती है और देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे रेडर्स आ चुके हैं जो वॉल्ट के लोगों पर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, मोंटी अभी खत्म नहीं हुआ है, मरा नहीं है। वो आता है और लूसी पर हमला करता है, लेकिन उसके जो पिता हैं, मतलब मोंटी के नहीं, मोंटी के तो ससुर हैं, जिनका नाम है हैंक, वो आते हैं और मोंटी से निपटते हैं और ये उसका काम तमाम करते हैं। इसके बाद हम ली मोल्डोवर नाम की एक शख्स से मिलते हैं जो इन रेडर्स की लीडर है। वो यहाँ पर लूसी के पिता हैंक को किडनैप करने आई है। सो रेडर्स हैंक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले उन्होंने यहाँ बहुत सारे वॉल्ट में रहने वाले लोगों को, जिन्हें वॉल्ट ड्वेलर कहा जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है, लूसी को भी नुकसान पहुंचाया है और अब वो भाग चुके हैं हैंक के साथ। लूसी ऑब्वियसली अपने पिता को वापस लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगी बचाना चाहती है, वो इस वॉल्ट से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ऐसा नहीं चाहते और उनका कहना है कि अगर वो बाहर जाएगी तो बच नहीं पाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया जिसे वेस्टलैंड कहा जाता है वो बहुत ख़तरनाक है। लूसी अपने भाई नॉर्म और कज़न शेट की मदद से वॉल्ट 33 से बाहर निकलती है और फिर उसका सफ़र शुरू होता है। वो लॉस एंजलिस के वीरान रास्तों पर चलते हुए आगे बढ़ती है। एक बिल्कुल छोटा-सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी, उस ट्रिप के वीडियोज़ देखने के लिए आप वॉच रोज़ व्लॉग्स पर जाएँ, लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। इसके साथ ही एक और स्टोरी चलती है फर्स्ट एपिसोड में। यहीं लॉस एंजलिस के बाहर ही ब्रदरहुड ऑफ स्टील नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमें देखेगा कि इनके पास हाई-फाई टाइप की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया जाता है, ये एक तरह की आर्मी है। इसमें एक सोल्जर है जिसका नाम है मैक्सिमस। वो अपने दोस्त डेन से थोड़ा जल रहा है, क्योंकि डेन को अब एक स्क्वायर बना लिया गया है। एक्चुअली ब्रदरहुड ऑफ स्टील में कुछ नाइट्स होते हैं जिनके पास खतरनाक आर्मर होता है, भारी भरकम आर्मर एक्चुअली। और उस आर्मर को पहनने वाला नाइट कहलाता है और उसके साथ उसका एक साथी होता है जो उसकी मदद करता है, उसे स्क्वायर कहते हैं। तो डेन स्क्वायर बनने के लिए चुन लिया गया है और मैक्सिमस का नंबर अभी नहीं आया है। अगले सुबह हमें पता चलता है कि डेन का जो पैर है वो जख्मी हो गया है, क्योंकि किसी ने उसके जूते के अंदर, उसके बूट के अंदर ब्लेड छुपा दिया था। सबको शक होता है कि ये काम मैक्सिमस ने किया है, लेकिन डेन को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है कि ये काम ज़रूर कुछ दूसरे लोगों ने किया होगा, मैक्सिमस तो किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। मैक्सिमस का कहना है कि उसने ऐसा करने के बारे में सोचा तो था, बट ये उसने किया नहीं है। जब डेन स्क्वायर नहीं बन सकता है तो उसकी जगह मैक्सिमस को दी गई है। उसे जिस नाइट को सर्व करना है उसे कहते हैं नाइट टाइटस। इन दोनों के पास एक काम है, इन्हें एक साइंटिस्ट को ढूंढना है जिसके पास कुछ खतरनाक टेक्नोलॉजी है और वो साइंटिस्ट उस खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ भागा हुआ है। तो ऐसे में मैक्सिमस और नाइट टाइटस उसे ढूंढेंगे। इसी दुनिया में एक और कैरेक्टर है जिसे गूल कहते हैं। गूल का मतलब अगर एग्जैक्ट शब्दों में कहें तो उसे राक्षस या पिशाच कहा जाता है। बेसिकली इस तरह का कोई मरा हुआ शख्स जो मरा हुआ भी नहीं है, एक तरह का ज़ॉम्बी कह सकते हैं उसे, लेकिन उसका दिमाग चलता है। 3 बाउंटी हंटर्स हैं, वो एक कब्रिस्तान में जाते हैं और एक गूल को खोद कर निकालते हैं कब्र से। ये वही कूपर हावर्ड एक्टर है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और इसका चेहरा बिल्कुल गल चुका है। नाक देखेंगे कि मिसिंग है। जो बाउंटी हंटर्स हैं उन्हें इस गूल के बारे में पता है कि वो एक किलर है, एक ट्रैकर है और ये भी एक साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं। शायद ये उसी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिसे ढूंढने के सफ़र पर नाइट टाइटस और मैक्सिमस निकले हुए हैं। तो इस साइंटिस्ट को ढूंढने का काम गूल को दे दिया जाता है, लेकिन गूल इस काम को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेता है और जो बाउंटी हंटर्स उसे हायर करने आए थे वो उन्हीं को मार डालता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए खुद ही अकेले निकल पड़ता है। इसके साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो अगर ये एपिसोड देखने के बाद आपको लगा हो कि म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो ये जान लीजिए कि म्यूज़िक कंपोज़ किया है रमीन जवादी ने और उनके हमने पहले भी गेम ऑफ थ्रोन्स में उनका हम ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुन चुके हैं और वेस्टवर्ल्ड का म्यूज़िक भी उन्होंने ही दिया था। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इस शो से जुड़ा तो ज़रूर पूछिए।
मैं कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करूँगी और पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।